आप अपने आप को लेबल नहीं करते, लेकिन जब हम कुछ लिखते हैं तो हम दलित लेखक हो जाते हैं, हम दलित पत्रकार हो जाते हैं, हम दलित अधिकार कार्यकर्ता हो जाते हैं, खुद को अपनी जातीय पहचान से ऊपर बन के राष्ट्रीय पैमाने पर चाहते हैं, वो सब कुछ हड़प लेना चाहते हैं और हमें ठप्पा लगा के छोड़ देते हैं। टीवी पर बुलाएंगे तो दलित चिंतक के तौर पर बुलाएंगे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर नहीं बुलाएंगे। उनका आदमी आपको ज्ञान देता हुआ नजर आएगा कि मंगल ग्रह पे पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस पर भी वो आपको ज्ञान दे रहा है, उस पर भी वो वैज्ञानिक बन जाता है। और इस देश में जातिवाद जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उस पर भी वो ज्ञान देता है। तो सर्वगुण संपन्न, पक्ष भी हम, विपक्ष भी हम और न्यूट्रल तो हम जनजात हैं। मैं इस देश को तोड़ नहीं रहा, मैं इस देश को बर्बाद नहीं कर रहा, मैं इस देश को नफरत में नहीं बांट रहा, मैं इस देश के लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं कर रहा, मैं इस देश के संविधान को कमज़ोर नहीं कर रहा, मैं इस देश के लोगों को मूर्ख नहीं बना रहा। संतोष के लिए कोई वजह नहीं, जाति से जाति लड़ती है, धर्म से धर्म भिड़ता है, खबर है उसको जो हर दिन जो अखबार पढ़ता है। आदरणीय शिवराज सिंह बेचैन साहब ने जब ये पंक्तियां लिखी थी तो वो सिर्फ मीडिया की अहमियत को नहीं बता रहे थे, बल्कि उस मीडिया के जातिवादी चरित्र और उसके कुकर्मों को भी बता रहे थे। तो शिवराज साहब जब बैठे थे तो एक प्रेशर महसूस कर रहे थे हम कि हमारे जो ये महासागर हैं ज्ञान के, उनके सामने ऐसी कौन सी बात बोले कि थोड़ी शाबाशी मिले। जितनी हमारी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा उनका अनुभव है, पत्रकारिता पर उनकी समझ है, तो उनके साथ बैठना गर्व की बात है। और उनके साए में थोड़ा प्रेशर था कि क्या कोई गलती से कोई बात ना निकल जाए कि बाद में थोड़ी डांट भी पड़े। अब वो चले गए हैं तो थोड़ा मैं फ्री होकर आपसे बात कर पाऊँगा। तो आप में से क्या कुछ लोग पत्रकारिता के मास कम्युनिकेशन के छात्र हैं? अच्छा, तो जो मास कम्युनिकेशन के छात्र हैं या छात्राएं हैं, उनको ज़रूर थोड़ी सी निराशा हो रही होगी कि इस हॉल में बहुत ज़्यादा मीडिया को लेके कुछ ऐसी बातें बता दी जा रही हैं कि हम करेंगे क्या, करियर में आगे होगा क्या। तो मैं कुछ उम्मीद पे भी आऊँगा और कुछ कमियों पर भी आऊँगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विषय बहुत ही मेरे दिल के करीब है, डॉक्टर अंबेडकर की पत्रकारिता की प्रासंगिकता और वर्तमान समय में हाशिए के वर्गों के लिए सोशल मीडिया का महत्व। चूँकि हम सोशल मीडिया से निकले हैं इसलिए ये हमारे बहुत दिल के करीब है ये विषय। आवाज़ आ रही है क्या मुझे? ये माइक काम कर रहे हैं? इट्स नॉट वर्किंग? ओके। तो मैं आपको अम्बेडकरवादी प्रासंगिकता के बारे में कुछ बातें बताऊं, उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा ये समझा पाऊं कि अम्बेडकरवादी पत्रकारिता आखिर होती क्या है। साउथ कैंपस से ही ज़्यादा दूर नहीं है भारत का एक बड़ा मीडिया स्कूल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जहाँ से मैंने और मीना ने पढ़ाई की है, साथ में हम लोग बैचमेट्स रहे हैं। वहाँ इसी तरह के क्लासरूम्स में जब हमको जर्नलिज्म सिखाया जाता था तो जर्नलिज्म की कुछ परिभाषाएं भी बताई जाती थी। देयर आर मल्टीपल डेफिनेशंस ऑफ जर्नलिज्म विच आर बीइंग टॉट इन योर क्लासरूम्स बाय योर प्रोफेसर्स ऑफ मास कम्युनिकेशंस। तो उसमें एक तो हमको सिखाया जाता था कि जो पत्रकारिता है, जो मीडिया है, वो लोकतंत्र का चौथा खंभा है। तो आपका क्लासरूम देख के मुझे वो याद आ गया कि कैसे हमको पत्रकारिता की ट्रेनिंग मिलती थी कि ये चौथा खंभा है। लेकिन जब हम मीडिया में दाखिल हुए तो हमें समझ में आया कि दरअसल ये चौथा खंभा प्राइवेट लिमिटेड है। ये एक कंपनी है जो खबरों का कारोबार करती है। खबरों के कारोबार में उसका मकसद मुनाफा कमाना होता है, उसका मकसद देश के लोकतंत्र को या संविधान को मजबूत करना नहीं होता। तो हमें उनसे ये पदवी छीन लेनी चाहिए और उन्हें लोकतंत्र का चौथा खंभा कहना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। इसी परिभाषा के साथ एक और परिभाषा हमको सिखाई गई जर्नलिज्म की कि जर्नलिज्म क्या है। जर्नलिज्म दरअसल उन लोगों की मदद करने का एक टूल है जिनसे उनके हक छीने जा रहे हैं, जिनसे जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं या जिनके साथ कुछ भी अन्याय हो रहा है, उनके पक्ष में खड़े होने का एक टूल है। और सबसे बेहतरीन जो परिभाषा मुझे लगी जर्नलिज्म की, वो हमें सिखाया गया कि सवाल उठाना, टू रेज अ क्वेश्चन मार्क इज द वेरी फंडामेंटल ऑफ जर्नलिज्म। सवाल या निशान लगाना ही पत्रकारिता है। आपके आसपास जो कुछ होता है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, 5W1H जब हमको सिखाया जाता है तो वो सवाल उठाता है
क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। सवाल उठाइए अपने आसपास कि यहाँ कुछ भी गलत क्यों हो रहा है। और जब इस परिभाषा के संदर्भ में मैं आज के मीडिया को देखता हूँ, जिस मीडिया को हम छोड़ आए हम वो गलियाँ, तो अब जब मैं देखता हूं कि वो कम से कम सवाल उठाने की परंपरा को आगे नहीं बढ़ा रहा, उनमें हिम्मत नहीं है सवाल उठाने की और वो सवाल नहीं उठाते। लेकिन ये सवाल उठाने की जो परंपरा है, गलत को गलत कहने की जो हिम्मत है, जो ताकत है, वो मेरे पुरखों से मुझे मिलती है। वो मेरे पुरखों से मुझे ये पत्रकारिता की प्रेरणा मिलती है, जो सवाल उठा रहे थे अपने समय की ज़रूरी बिंदुओं को उठा रहे थे। ये परंपरा मुझे तथागत बुद्ध से जोड़ती है, जो उस समय अन्याय के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ सवाल उठा रहे थे और पूछ रहे थे कि तुम कैसे श्रेष्ठ हो, मैं कैसे छोटा हो गया, तुमने कैसे सब चीज़ों पर कब्जा कर लिया, तुमने कैसे अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर दिया, बाकी लोग कैसे तुमसे छोटे हो गए। तथागत बुद्ध ये सवाल उठा रहे थे, वो हमें आत्मदीपो भव का संदेश दे रहे थे। तो मेरे लिए तथागत बुद्ध में भी एक पत्रकार की छवि है। उनका काम एक पत्रकार के तौर पर भी मैं देखता हूं कि सवाल उठाइए, समाज को बेहतर बनाने के लिए अपने काम का इस्तेमाल कीजिए। तो मैं अपनी प्रेरणा दीपक चौरसिया, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप या अंजना ओम मोदी जैसे लोगों से नहीं लेता, मैं अपनी पत्रकारिता की प्रेरणा तथागत बुद्ध से लेता हूं, जो सही सवाल उठा रहे हैं। मैं इसी परंपरा में थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो मैं संत रविदास के पास आता हूं। मैं उनको देखता हूं कि मेरे जो संत रविदास हैं, मेरे पुरखे हैं, वो क्या कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे। वो पूछ रहे थे कि तुम कैसे अपने आप को सही बोलते हो, अपने आप को बड़ा कहते हो और एक बड़ी आबादी को आप जानवरों से भी बुरा जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहे हो। कैसे आपने ये निज़ाम कायम किया, कैसे आपने ये व्यवस्था कायम की। वो सवाल उठाते हैं कि आप कैसे एक व्यक्ति को कहते हैं कि वो चाहे स्टूपिड ही क्यों ना हो, वो पागल ही क्यों ना हो, वो पूजनीय है, और हमारा आदमी जो मेरिटधारी है वो भी पूजनीय नहीं है। सवाल पूछते हैं और कहते हैं, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण, और ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। तो ये कहने की ताकत मेरे संत रविदास में है, मेरे पुरखों में है। सही सवाल उठाते हैं, जाति पर हमला करते हैं। जात जात में जात है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न बन सके जब तक जात न जात। तो जातीय भेदभाव को खत्म करने के खिलाफ सवाल उठाने का काम मेरे पुरखे कर रहे थे। तो मेरी नज़र में मेरे जो गुरु रविदास हैं, वो भी एक संपादक की भूमिका में है, एक पत्रकार की भूमिका में है। मैं उनसे सीख सकता हूँ कि कैसे जर्नलिज्म करना है, कैसे अपने काम का, अपनी वाणी का इस्तेमाल, अपनी लेखनी का इस्तेमाल समाज को बेहतर रहने लायक बनाने के लिए करना है। मेरे लिए वो एक जर्नलिस्ट की भूमिका में है। कोई फालतू लोगों से मुझे प्रेरणा लेने की ज़रूरत नहीं है। यही परंपरा मुझे संत कबीर पर लेके आती है, जो तू बामन बामनी जाया आन बाट काहे ना आया। तुम कहते हो कि तुम श्रेष्ठ हो, तो तुम उसी रास्ते कैसे पैदा होगे जिस रास्ते से मैं पैदा हुआ हूँ। सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठा के कह रहे हैं कि हम सब बराबर हैं, हमारी रगों में लहू है, और तुम कहते हो कि तुम श्रेष्ठ हो, तो क्या तुम्हारी रगों में दूध बह रहा है। ये सवाल मेरे कबीर पूछ रहे हैं। हम कछु सू तुम कछु बामन, हमरा कैसे लहू तुमरा कैसे दूध, ऐसा एक दोहा वो कहते हैं। तो सवाल उठाते हैं। रेजिंग क्वेश्चन मार्क वाज द वेरी वेरी फंडामेंटल ऑफ देयर जर्नलिज्म। तो मेरी नज़र में मेरे कबीर साहब भी पत्रकार की भूमिका में हैं और मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है। ये वैचारिक आंदोलन हमें सदियों से जोड़ के रखता है। इसलिए जो कहते हैं कि अम्बेडकरवादी पत्रकारिता हाल फिलहाल का कोई कॉन्सेप्ट है, खासकर विदेशी मीडिया के लोग जो हैं, जब हमसे पूछते हैं कि जर्नलिज्म, अम्बेडकरी जर्नलिज्म होता क्या है, तो मैं कहता हूं कि सदियों पुरानी परंपरा है हमारे पास पत्रकारिता की। आज का कोई नया सोशल मीडिया के दौर का उभरा हुआ ये काम नहीं है। हमारे पास एक लंबा इतिहास जर्नलिज्म का है। आप राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले पे आइए। 1873 में दीनबंधु नाम का अखबार शुरू करते हैं। जो नए तरीके हैं जर्नलिज्म के, न्यू वेज ऑफ जो जर्नलिज्म है, उसको वो शुरू करते हैं अपने साथी पांडुरंग भालेराव के साथ मिलके। दीनबंधु शुरू करते हैं और जो सत्यशोधक समाज है उसके माउथ पीस के तौर पे समाज के वंचित वर्गों की आवाज़ उठाते हैं और वो कहते हैं कि ये जो भी गैर बराबरी है ये सही नहीं है। सब लोग जो हैं वो समान हैं, किसी के साथ लिंग, जाति, भाषा आदि के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। आपको ये शक्तियाँ किसने दी, आप कैसे महान हो गए, हम कैसे छोटे हो गए। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले मेरी नज़र में जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार की भूमिका में हैं, सवाल उठा रहे हैं ताकि वो समाज को बेहतर बना सके। अब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर पर आइए।
जिस अम्बेडकरवादी पत्रकारिता का आज हम जश्न मना रहे हैं। आप सब जानते हैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी ज़िंदगी में तमाम काम किए हैं। उन्होंने भारत के रिजर्व बैंक को बनाया, प्लानिंग कमीशन को बनाया, कई डैम की परियोजनाएं बनाई, लेबर कोड लिया, मैटरनिटी लीव दिया। तमाम उनके काम आप गिनेंगे तो आप बहुत सारे काम उनको गिनवा सकते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पत्रकार के तौर पर भी बीता। अपनी ज़िंदगी के 36 साल बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर एक जर्नलिस्ट की भूमिका में भी हैं, जो अपने ज़िंदगी में अपने काम में 5-5 अखबार निकालते हैं। आप देखिए 31 जनवरी 1920 को मूक नायक निकालते हैं और मूक नायक के पहले ही संपादकीय में वो इस बात का जिक्र करते हैं कि भारत का मीडिया चंद जातियों का मीडिया है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ उन जातियों के हितों की भलाई करना है, और बहुत बार ये मीडिया अन्य वंचित वर्गों के खिलाफ काम करता है। ये बात पहली बार बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अपने मूक नायक के संपादकीय में लिखते हैं। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए वो बहिष्कृत भारत निकालते हैं, जनता निकालते हैं, समता अखबार निकालते हैं, और अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में भी वो मीडिया के तौर पर एक प्रबुद्ध भारत की कल्पना करते हैं। और जिस बेगमपुरा की जो संत रविदास कल्पना करते हैं कि जहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। तो जिस तरह के समाज की यूटोपियन सोसाइटी की कल्पना हमारे संत रविदास करते हैं, उसी कल्पना में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर प्रबुद्ध भारत की कल्पना करते हैं कि जहां कोई भेदभाव नहीं होगा, सब कुछ जो है अच्छे से होगा। प्रबुद्ध भारत नाम से वो अपना आखिरी अखबार निकालते हैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में। तो मेरी नज़र में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जो पत्रकारिता है वो उस महासागर की तरह है, उस समंदर की तरह है, जिसमें एक छोटी सी बूंद मैं भी हूँ, और मुझे उस पर गर्व है कि हम अपने पुरखों की विरासत को, अपनी लेगेसी को, जो जर्नलिज्म की लेगेसी है, उसमें भले ही बहुत छोटी सी भूमिका निभा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा कमाल का काम नहीं कर रहे, हमने कोई बहुत बड़ा बदलाव इस देश में नहीं ला दिया, लेकिन अगर छोटा सा भी अगर हम काम कर पाते अपने लोगों के लिए, तो मुझे उस पर गर्व है कि मैं अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं इस देश को तोड़ नहीं रहा, मैं इस देश को बर्बाद नहीं कर रहा, मैं इस देश को नफरत में नहीं बांट रहा, मैं इस देश के लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं कर रहा, मैं इस देश के संविधान को कमज़ोर नहीं कर रहा, मैं इस देश के लोगों को मूर्ख नहीं बना रहा। तो मुझे गर्व है कि अम्बेडकरवादी पत्रकारिता हमें इस देश को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है, इसको तोड़ने की प्रेरणा नहीं देती। इसलिए अम्बेडकरवादी पत्रकारिता का हिस्सा होना मेरे लिए गर्व की बात है। आप पेरियार साहिब पे आइए। पेरियार साहिब शानदार जर्नलिस्ट हैं, अपनी ज़िंदगी में लगातार काम करते हैं। खुदी अरासू नाम से अखबार निकालते हैं, रिवोल्ट नाम से निकालते हैं, जस्टिस निकालते हैं। अपनी ज़िंदगी में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा वो अखबार और मैगजीन्स निकालते हैं। कई अखबारों को निकालने में उनकी संपत्तियां बिक गई, घर बिक गया, उनको अपना जो है प्रिंटिंग प्रेस बेचना पड़ा, जेल गए अपने एडिटोरियल्स के लिए, अपने लेखों के लिए। फिर उनकी संपत्ति खत्म हो गई तो फिर से जोड़ा, फिर शुरू किया, एक बंद हो गया, तीसरा शुरू किया, चौथा बंद हो गया, 5वां शुरू किया। लगातार वो अखबार निकालते रहे, मैगजीन्स निकालते रहे। तो हमारे पास एक लंबी विरासत है पत्रकारिता की, कि पत्रकारिता को एक टूल की तरह हमारे लोग इस्तेमाल कर रहे थे जायज़ सवाल उठाने के लिए और हमारे लोगों की आवाज़ बनने के लिए, इस देश को बेहतर रहने लायक बनाने के लिए। तो पेरियार साहिब मेरी नज़र में शानदार पत्रकार हैं, मुझे किसी और से प्रेरणा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मान्यवर कांशीराम साहिब पे आइए। मान्यवर कांशीराम साहिब की ज़िंदगी को हम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी उन्होंने बनाई और इस देश के वंचित वर्गों को सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पर बिठाने का सपना उन्होंने साकार किया। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर भी मैं उनको देखता हूँ। ऑप्रेस्ड इंडियन नाम से अखबार निकालते हैं, अनटचेबल इंडिया नाम से निकालते हैं, बहुजन संगठक नाम से निकालते हैं, और उनके संपादकीय पढ़िए, उनमें वो अपने वर्तमान दौर की सारी जो समसामयिक मुद्दे हैं उन पर सवाल उठाते हैं और इस देश के हुक्मरानों को झकझोरते हैं कि क्यों इस देश में गैर बराबरी है, क्यों वंचित वर्गों के लोग आए दिन मारे जा रहे हैं, उनके साथ हिंसा क्यों होती है, शोषण क्यों होता है, क्यों उन्हें राजनीति में वाजिब हिस्सेदारी नहीं मिलती, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस तरह के तमाम जो कैंपेन हैं वो उनकी पत्रकारिता में, उनके लेखों में आपको दिखाई देंगे। तो मान्यवर कांशीराम साहेब भी मेरे लिए एक पत्रकार की भूमिका में हैं, मेरे पुरखे हैं, मुझे प्रेरित करते हैं कि जर्नलिज्म का इस्तेमाल मैं इस देश में अपने लोगों को बेहतर जीवन देने के लिए, उनका जीवन सुधारने के लिए, उनके मुद्दे उठाने के लिए करूं, ना कि लोगों के दिमाग में ये जहर भर देना कि उनको अपने ही लोग जो हैं विपरीत लगने लगे, खराब लगने लगे और सब चलते फिरते ज़ॉम्बी बन जाएं। ये काम मुझे किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पत्रकारिता की लंबी विरासत है। तो ये मैं जर्नलिज्म की यात्रा देखता हूँ कि अम्बेडकरवादी पत्रकारिता जो है इसकी एक हमारे पास लंबी चौड़ी विरासत है। चूँकि जर्नलिज्म के स्टूडेंट रहे हैं, पढ़ाई करते हैं और पत्रकारिता करते हैं,
इस देश में पत्रकार के तौर पे कई मीडिया स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, मुमकिन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं उनको भी ये पढ़ाया जाता होगा कि नारद मुनि इस देश के पहले पत्रकार थे। ये पढ़ाया जाता है इस देश में कि नारद मुनि जो हैं वो पहले रिपोर्टर थे, क्योंकि उनका काम था एक जगह से सूचनाओं को दूसरी जगह लेके जाना। आपने देखा होगा वो इसी तरह का उनका किरदार भी पेश किया जाता है और उनके नाम पर अवार्ड भी दिए जाते हैं। एक नारद मुनि पत्रकारिता अवार्ड समारोह भी होता है, वो पत्रकारों को दिया जाता है। तो एक विरासत वो है, एक परंपरा वो है जिसका जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है, जो चंद लोगों का, चंद समूह का, ग्रुप्स का ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, उन्हीं के इकोसिस्टम में काम करता है और एक बड़ी आबादी को बाहर कर देता है उस दायरे से। एक परंपरा वो है, और एक परंपरा वो है जो बहुसंख्यक आबादी को, जो मेजॉरिटी को, जो वंचित वर्गों की आवाज़ को उठाने का काम करता है। तो हमारे जो फ़र्क है जर्नलिज्म में, मनुवादी पत्रकारिता और अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कैसे हमारे जो लोग हैं वो उन ज़रूरी मसलों को उठाते हैं जो इस देश को रहने लायक बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी हैं। मीना भी जिक्र कर रही थी कि हम पानी का मसला उठाते हैं। क्यों आज़ादी के बाद हमारे लोगों को पीने का पानी भी मैसर नहीं है? क्यों उनको जो स्वच्छ पानी है वो नहीं मिल रहा? क्यों इलेक्ट्रिसिटी हमारे लोगों के पास नहीं पहुंची है? क्यों हमारी आदिवासी महिलाएं 14 साल पहले मर जाती हैं सवर्ण महिलाओं को? क्यों हमारी जो बच्चे हैं वो कुपोषित रह जाते हैं? क्यों उनको स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती? क्यों हमारी जो पोस्ट है बैकलॉग की यूनिवर्सिटीज़ कैंपस में उसको छोड़ दिया जाता है नॉट फाउंड सूटेबल कह के कि कोई योग्य व्यक्ति मिला ही नहीं? ये हमारे ज़रूरी सवाल हैं और यही वो सवाल हैं जो इस देश को, इस राष्ट्र को बनाने के लिए ज़रूरी हैं। बहुजन जो पत्रकार हैं ये हम लोगों को लेबल करते हैं कि हम लोग बहुजन मीडिया हैं, दलित मीडिया हैं। खुद को लेबल नहीं करते कि हम बामन मीडिया हैं या बनिया मीडिया हैं। आप अपने आप को लेबल नहीं करते, लेकिन जब हम कुछ लिखते हैं तो हम दलित लेखक हो जाते हैं, हम दलित पत्रकार हो जाते हैं, हम दलित अधिकार कार्यकर्ता हो जाते हैं। खुद को अपनी जातीय पहचान से ऊपर बन के राष्ट्रीय पैमाने पर चाहते हैं, वो सब कुछ हड़प लेना चाहते हैं और हमें ठप्पा लगा के छोड़ देते हैं। टीवी पर बुलाएंगे तो दलित चिंतक के तौर पर बुलाएंगे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर नहीं बुलाएंगे। उनका आदमी आपको ज्ञान देता हुआ नजर आएगा कि मंगल ग्रह पे पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस पर भी वो आपको ज्ञान दे रहा है, उस पर भी वो वैज्ञानिक बन जाता है। और इस देश में जातिवाद जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उस पर भी वो ज्ञान देता है। तो सर्वगुण संपन्न पक्ष भी हम, विपक्ष भी हम और न्यूट्रल तो हम जनजात हैं। हम सब जगह हम ही रहेंगे, आपको नहीं है। तो जिस भाला अखबार का जिक्र जो है शिवराज सिंह बेचैन साहब कर रहे थे, उसका बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जब वो आंदोलन करते हैं, महाड़ा आंदोलन करते हैं, तो वो भाला अखबार प्रॉपर एक आर्टिकल निकाल के खबर छापता है और बाबा साहेब को, दलित बहुजन लोगों को धमकी देता है कि अगर तुम लोगों ने ये यात्रा की तो हम तुमको जला देंगे, मार डालेंगे। आप उसकी कॉपीज़ देखिए, आपको मिलेगा। वो भारत का मीडिया था उस समय का जो खुलेआम छाप के खबर आपको धमका रहा था। और यही काम आज आप अखबारों में देखोगे। आप हाथरस में दैनिक जागरण की रिपोर्टिंग को देखिए, वो सीधा उसमें लिखता है कि बेटी के साथ जो है, बच्ची के साथ में बलात्कार नहीं हुआ, माँ और बेटे ने जो है उसकी हत्या की थी। जर्नलिज्म में कई चीज़ें सिखाई जाती हैं क्रिएटिव टूल्स के तौर पे कि आप एक क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए अगर आपको कोई कंफर्मेशन नहीं है। आप किसी की स्टेटमेंट को कोट कीजिए अगर आप किसी को हेडलाइन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, किसी की स्टेटमेंट है, या आप एक्सक्लेमेटरी साइन लगाइए कि मेरा मतलब इसका कुछ और था। वो एक जो पीड़ित पक्ष के जो ऊपर आरोप लगाने की कोशिश हुई कि एक्यूज जो हैं, आरोपी हैं, उनके हवाले से उनका बयान, अब जो एक्यूज आरोपी है वो तो यही बोलेगा ना कि हमने नहीं मारा, इन्होंने मारा है। आप उसके स्टेटमेंट को हेडलाइन की तरफ फ्रंट पेज पे छापते हैं, मिसलीडिंग काम करते हैं, हमारे लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं, हमारे लोगों के खिलाफ एजेंडा चलाने का काम करते हैं। ये जो भारत का मीडिया कर रहा है, ये सरासर इस देश को तोड़ने का काम है, ये इस देश को बांटने का काम है। बहुजन मीडिया इस देश को बेहतर बनाने की कोशिश करता है कि जब आप देश की कल्पना करते हैं तो देश कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने एक भूगोल के टुकड़े पर ऐसे लाइन टेढ़ी टेढ़ी जो है लाइनें खींच दी और बोल दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा जो है एक देश है। देश बनता है लोगों से,
उसके लोगों की सरोकार से, उनकी ज़िंदगी कैसी है उससे, उनके कल्चर से, उनकी भाषा से, उनकी भागीदारी से, उनकी समानता, न्याय, बंधुता, इन तमाम चीज़ों से एक राष्ट्र बनता है। और इस राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी मैं बहुजन मीडिया के लोगों पर देखता हूँ, मैं दलित बहुजन लोगों पर देखता हूँ कि जो बहुत छोटे छोटे साधनों के ज़रिए तमाम, अभी हम लोग बहुजन यूट्यूबर्स मीट दिल्ली में किए थे, करीब 150 से ज़्यादा बहुजन यूट्यूबर्स को हम लोगों ने क्लासरूम ट्रेनिंग्स दी थी कि कैसे जर्नलिज्म की पढ़ाई होती है, क्या है जर्नलिज्म का मतलब, कैसे रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं, फैक्ट चेक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको नहीं मौका मिला किसी मीडिया स्कूल में जाने का, उनको नहीं पढ़ाया गया कि जर्नलिज्म होता क्या है। अब तकनीक आसान है तो चलिए मोबाइल उठाते हैं हमारे लोग और उसको एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो उनमें तमाम ऐसी कहानियाँ हम लोगों ने देखी। हमारी कई लड़कियाँ ऐसे आई कि वो बहुत दूर दराज के इलाकों में काम कर रही हैं, कई कई किलोमीटर पैदल जाके काम करती हैं, अपने गांव की स्टोरीज़ करती हैं कि वहाँ पे जो है सड़क नहीं बनी है, दलितों के मोहल्ले तक आते आते जो सड़क है वहीं छोड़ दी गई कच्ची, आगे उसको बढ़ाई नहीं गया, लाइट वहाँ तक लगी हुई है, आगे बढ़ाई नहीं गई है, किसी के एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, किसी पे एट्रोसिटी हो रही है, किसी का स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल रहा है। तो बहुत छोटे छोटे ज़रूरी सवाल हैं जो भारत का मीडिया, जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, मैं उसे मनु स्ट्रीम मीडिया कहता हूं, क्योंकि वो चंद जातियों का हित साधने वाला मीडिया है। अगर वो मेन स्ट्रीम मीडिया होता तो वो इस देश की तमाम आबादी का सवाल उठाता, वो इस देश को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करता, इस देश को नफरत की राजनीति में एजेंडा सेटिंग करके हम लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं करता। ये काम भारत के मीडिया की जिम्मेदारी थी कि वो इस देश के लिए अच्छे काम करता, लेकिन उन्होंने अपने काम को हमेशा ही अपनी जाति के नज़रिए से ही देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब आ गए हैं तो इस देश में अब जो है ना पत्रकारिता का बुरा दौर शुरू हो गया है ना, कि खराब समय आ गया, अब बड़ा मुश्किल है जर्नलिज्म करना। जब हम देखते हैं कि आप हमें बताइए कि भारत में मीडिया का स्वर्णिम युग कब था, कब भारत का मीडिया बहुत शानदार काम कर रहा था। पहला ही अखबार जब वो निकालते हैं तो जातियों का हित साधने का काम करते हैं। अपने जितने भी अखबार, मैगजीन्स, पीरियडिकल्स उनके निकलते हैं वो हमारे लोगों के खिलाफ काम करते हैं, चंद जातियों का हित साधने का काम करते हैं। हमारा जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर मूक नायक का विज्ञापन देने की कोशिश करते हैं, केसरी में पैसा देते हैं। शोरात साहब जिसका जिक्र कर रहे थे कि पैसा देने के बाद भी विज्ञापन नहीं छापा गया, तो क्या वो भारत के मीडिया का स्वर्णिम युग था, वो कोई गोल्डन एरा था कि बहुत शानदार आप काम कर रहे थे। जो सत्ता की चाकरी करता था, जो सत्ता में बैठा था, उसी के इर्द गिर्द उनकी जर्नलिज्म थी। आप देखें तमाम लोगों को बड़े बड़े अवार्ड मिले, तमाम लोग सेट कर दिए गए, कोई प्रोफेसर बना दिया गया, किसी को कोई बड़े पद दे दिए गए और वो उन्हीं को इस तरह से रखा गया। तो मैं देखता हूँ कि आज के दौर में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है कि कुछ बहुत कमाल का होने वाला है। जर्नलिज्म पहले भी मुश्किल था, जो असली जर्नलिज्म था, जो सवाल उठाने की परंपरा थी। जब कबीर साहब सवाल उठा रहे थे तो उनको पत्थर बांध के उसमें नदी में डुबाने के आदेश दिए गए थे कि इनको जो है डुबा दो, सवाल पूछते हैं, हाथी से कुचलवा दो। तो क्या उससे भी मुश्किल दौर है हमारे सामने? उससे मुश्किल दौर नहीं है हमारे लिए। वी हैव नथिंग टू लूज। हमें जो हासिल हुआ है वो इस देश में भारत का संविधान लागू होने के बाद हासिल हुआ है। इसलिए मैं अगर जर्नलिज्म में आया हूँ अपने परिवार से, अपने गांव से, अपने शहर से, तो मैं पहला व्यक्ति हूँ, मेरे पास कुछ खोने को नहीं है, मैंने सिर्फ पाया है। और हमारी लड़ाई उस पाए हुए को बचाने की है कि अब हमारा ये जो पाया हुआ हिस्सा है ये खत्म ना हो, ये हमारे पास रहे, हमारे और लोगों को मौके मिले। यही हमारी जर्नलिज्म का, यही हमारी लड़ाई का तरीका है कि हमको भी बराबरी का अधिकार मिले। सोशल मीडिया की प्रासंगिकता का जहाँ तक जिक्र है, जो मैं आपको नैरेटिव देने की कोशिश कर रहा था, वो अम्बेडकरी जर्नलिज्म और उसकी लेगेसी से जुड़े हुए कुछ उदाहरण में दे रहा था। सोशल मीडिया की जहाँ तक प्रासंगिकता है कि जो वंचित वर्गों का सवाल है वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि दलित बहुजन जो लोग हैं ना, वो बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं। दे आर हाईली क्रिएटिव। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर नाम का एक आदमी था, जब वो बच्चा था तो भीमा ऐसे नाम से उनको बुलाते थे। एक बच्चा था भीवा नाम का, और उसको क्लासरूम से बाहर बैठने का मौका मिला। उसको क्लासरूम के अंदर भी नहीं बैठने दिया गया कि बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं तो देख ले, सुन ले, समझ ले। क्लासरूम के बाहर बैठा रहा और उसके बाद वो दुनिया का सबसे ज़्यादा डिग्री होल्डर और पढ़ा लिखा आदमी बन गया। तो ऐसे क्रिएटिव हमारे लोग हैं कि उनको एक जेंटल पुश चाहिए, एक जरा सा जेंटल पुश चाहिए, और जब उनको मौका मिलता है तो वो अपनी प्रतिभा से, अपनी मेरिट से अपने आप को साबित करते हैं। तो हम बहुत क्रिएटिव लोग हैं।
मार्क जकरबर्ग ने या जैक डोर्सी ने जब फेसबुक, ट्विटर जैसे ये प्लेटफॉर्म्स बनाए थे, गूगल ने यूट्यूब बनाया था, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन भारत में मीना कोतवाल या सुमित चौहान या आप जैसे हज़ारों लाखों लोग जो हैं ये इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जर्नलिज्म के लिए भी करेंगे। वो एक कंपनी है, एक प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी है और ये पूंजीवाद का दौर है। आप जानते हैं कैपिटलिज्म में सिर्फ मुनाफा ही सबसे ज़रूरी होता है। तो इन कंपनियों ने हमारी पत्रकारिता के लिए ये कोई शुरू नहीं किए कि हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये ज़रूरी हैं और इसको शुरू किया जाए। हमने उसको क्रिएटिवली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब फेसबुक पर लोगों ने अकाउंट बनाए तो लोग अपने बर्थडे विशेस शेयर कर रहे थे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गए तो उसका फ़ोटो शेयर कर रहे थे, खाना बनाए घर में तो उसके शानदार वीडियो फ़ोटो बना के शेयर कर रहे थे। और हमारे लोग अपने साथ होने वाले जातीय उत्पीड़न के बारे में लिख रहे थे, अपने साथ होने वाले कैंपसेस में जातिवाद के खिलाफ लिख रहे थे, अपने मसलों पर हैशटैग चला रहे थे, अपने बहुजन इतिहास को सेलिब्रेट कर रहे थे कि किस दिन बहुजन हिस्ट्री में कौन सा दिन आता है, किसका परिनिर्वाण है, किसकी जयंती है। तो हमारे लिए साधनों का, अवसरों का मतलब ये है, हमारे लिए साधनों का अवसर अपना जश्न मनाना नहीं है कि सब कुछ हमारे साथ मंगल में है। हमें वो दिन अब तक नसीब नहीं हुए कि हम रोज़ उठे और बढ़िया बढ़िया पकवानों के फ़ोटो डालते रहें। हमारी जब सुबह होती है तो वो किसी फ़ोन कॉल से होती है कि हमारे किसी व्यक्ति के साथ उत्पीड़न हुआ है। मीना और मैं हम रात में जब हमारी बच्ची हाथरस केस में सफदरजंग में जिनकी मौत हुई थी, सुबह सुबह 4 बजे के आसपास हमारा फ़ोन कॉल था जिसमें हमें पता चला था कि हमारी बच्ची नहीं रही है। जी, तो सुबह सुबह 4 बजे हमको ये स्टोरी मिली कि और वी वर शॉक्ड। और ये हमारी रातें, हमारे दिन अक्सर ऐसे होते हैं। मैं कोविड में था, अपने घर में क्वारंटीन था, 28 दिन के लिए मैं क्वारंटीन था। उस समय मुझे फ़ोन आया राजस्थान से, एक बच्चे का, अशोक मेघवाल नाम का एक बच्चा है, उसके परिवार के साथ एट्रोसिटी हुई। तो क्योंकि सरकारें नहीं सुन रही हैं, पुलिस नहीं सुन रही हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग जो हैं सुबह आत्मदाह करेंगे। हम अपने परिवार के साथ जो हैं वो सुबह अपने आप को आत्मदाह कर लेंगे। वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि आप जब विजुअलाइज करते हो अपने लोगों को, जब आप उनके बारे में सोचते हो तो आप सिहर जाते हो। मुझे कोविड था, ऑक्सीजन लेवल डाउन चला गया तो मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो ये कहानियाँ हमसे जुड़ी हैं, ये कहानियाँ मेरी और आपकी कहानियाँ हैं जिनसे हमारी सुबह होती है, जिनसे हमारी रात होती है। तो कई बार हम लोग नींद की गोलियां लेके सोते हैं। ये हमारी हालत है क्योंकि इतनी नेगेटिव खबरें, इतनी ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें हमारे पास आती हैं। हम भी चाहते हैं कि हम किसी फिल्म के प्रीमियर पर जाएं और सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटो खिंचा के एंजॉय करें, वाइन पिएं, और हमारे लोगों के साथ जो चीज़ें होती हैं वो हमको क्या स्टोरी मिलती हैं। पानी पीने के लिए, मटका छूने के लिए हमारे बच्चे को मार दिया गया, मूंछें रखने के लिए हमारे बच्चे को मार दिया गया, किसी ने जूता पहना है, घड़ी पहनी है, उसके लिए मार दिया गया, वो उसकी रिंगटोन जय भीम की लगी थी उसके लिए उत्पीड़न हो गया। ऐसी ऐसी खबरें हमको झकझोर देती हैं, हमको बेहद निराश करती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम कोशिश करते हैं कि हम आवाज़ उठाएं। बहुत लिमिटेड है, बहुत चीज़ें हमारी कोई विस्तार नहीं है कि हम कुछ बहुत बड़ा कमाल का काम कर पाएंगे, लेकिन कोशिश होती है कि जिस काम के लिए, जिस एजेंडे के लिए, जिस फेक न्यूज़ की फैक्ट्री को चलाने के लिए कांग्रेस के पास में, बीजेपी के पास में 500 से 1000 करोड़ का IT सेल है, बहुत बड़ा एक तामझाम का तंत्र है, हज़ारों करोड़ रुपए लगा के, 1500 लोग लगा के वो जो फेक न्यूज़ का या एजेंडे का नैरेटिव चलाते हैं। कभी कभी हमारा एक ट्वीट, एक पोस्टर, एक वीडियो उनके एजेंडे को पंचर कर देता है, जिसके लिए वो हज़ारों करोड़ बहाते हैं। आज हमारे लोग हैशटैग चलाते हैं, अपने मुद्दे को ट्रेंड में ले आते हैं। तो मैं इसको एक कामयाबी मानता हूँ कि हम इसको क्रिएटिवली यूज़ कर रहे हैं, हम इसका बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसको सिर्फ अपने खुशी के पलों के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। भारत के सोशल मीडिया में, खासकर अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में हम समझें, तो जो भारत के इन मीडिया कंपनियों के हेड हैं वो चंद जातियों के लोग हैं, और ये एक स्थापित तथ्य है। रिपोर्ट्स हैं इसके बीच में। फेसबुक की जो इंडिया हेड थी पिछले दिनों, घोष लेडी, कोई उनका घोष टाइटल था, वो उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने बीजेपी के नेताओं के अकाउंट्स को सस्पेंड करने से मना कर दिया, जो कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे, उनको रोक दिया गया। इंडिया में जो ट्विटर के जो मालिक थे, जो इंडिया हेड थे, उन्होंने हमारे लोगों को ब्लू चेक मार्क्स देने से रोक दिया गया, वेरिफिकेशन बैजेस हम लोगों को नहीं दिए गए। 3 से 4 साल हम लोगों ने आंदोलन किया उसके खिलाफ में, ट्विटर के ऑफिस तक हमारे लोग विरोध प्रदर्शन चले गए, तब जाके वो ब्लू चेक मार्क्स दिए गए। ये सिर्फ एक ब्लू चेक मार्क का सवाल नहीं था
कि आपको सेलिब्रिटी फील हो जाएगा या आप बड़े हो जाएंगे, ये दरअसल आपको ओपिनियन मेकर बनने से रोकने की कोशिश थी। कि इस देश का नैरेटिव जब चलता है, डिस्कोर्स जब चलता है ना कि क्या बहस बनेगी, किस मुद्दों पर लोग जो हैं वो बहस करेंगे, वो जब आपके पास वेरिफिकेशन बैज होता है, जब आप एक ऑथेंटिक कम्युनिकेशन करते हैं तो आप इन्फ्लुएंस करते हैं एक लार्जर ऑडियंस को। आपका एल्गोरिदम जो है वो आपको ज़्यादा रीच देता है, आप ज़्यादा लोगों की थ्रेड्स में आते हो, उनकी न्यूज़ फीड्स में आते हो, ज़्यादा लोगों तक आपकी रीच होती है और आप एक ओपिनियन मेकर की भूमिका में आते हो। तो भारत के सोशल मीडिया हेड्स जो थे उन्होंने हमारे लोगों को ओपिनियन मेकर बनने से भी रोका और आज भी वो जारी है कि हमारी रीच कम कर दी जाती है, कि हमारा, इसको हम शैडो बैन, एक शब्द होता है मास कम्युनिकेशन के लोग समझेंगे कि शैडो बैनिंग होती है। आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ लेकिन शैडो बैन कर दिया गया कि वो आपके ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, आपकी रीच ही नहीं है, वो लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जा रहा, दिख नहीं रहा, अकाउंट्स को सस्पेंड कर देते हैं बिना किसी बात के, कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन का हवाला देके हमारे चैनल्स को डीमोनेटाइज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, अकाउंट्स को सस्पेंड कर देते हैं। तो भारत में सोशल मीडिया कंपनियों की साठगांठ जो है, मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ कि एक तो वो मुनाफाखोरी के साथ में है, दूसरा वो जो उनका जातीय चरित्र है, वो जैसे आप जनेऊ देखें तो वो शर्ट के अंदर होता है, वो बाहर नहीं होता, वो कम दिखता है, वो बाद में जब आप जब नंगे हो जाते हो तभी आपकी नंगाई दिखती है, तब वो नज़र आता है। तो ऐसे ही वो जो इनका चरित्र है, जातिवादी चरित्र है, वो ऐसे ही मौक़ों पर नज़र आता है और वो इसी तरीके के हथकंडे अपना के हमारे लोगों को साइलेंट करने की कोशिश करते हैं। सरकारों से भी गांठ साठ इनकी रहती है कि किस तरह से वहाँ से आ जाते हैं इंस्ट्रक्शंस कि इस चैनल को बंद कर दो। तो भारत में हमारे लिए चैलेंज ये है कि क्या हम सोशल मीडिया के दम पर ही अपनी पत्रकारिता को जारी रख पाएंगे। अगर कल को हमारे चैनल को बंद कर दिया जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। अगर कल को सोशल मीडिया को ही बैन कर दिया जाए, आप जानते हैं हमारे एक बड़े ही ब्रह्मांड नायक राजनेता हैं जिन्होंने चीन से बदला लेने के लिए टिकटॉक को बंद कर दिया कि वो मैप को ले रहे हैं, हम ऐप को ले लेंगे, तो उन्होंने टिकटॉक को बंद कर दिया। अब कल को वो यूट्यूब को भी बंद कर सकते हैं, वो ट्विटर को भी बंद कर सकते हैं, वो किसी और मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसको भी बंद कर सकते हैं। तो लगातार एक चैलेंज बना रहता है कि इन पे अगर कोई इस तरह की पाबंदी लगती है तो क्या होगा। और सरकारें भी तमाम तरीके की गाइडलाइंस जो हैं वो डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड लेके आए हैं, तमाम तरीके की रेस्ट्रिक्शंस ले आए हैं। अभी अतीक अहमद वाला केस आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें जो शूटर्स हैं वो जर्नलिस्ट बन के एंट्री किए हैं। उसके बाद आईएनबी मिनिस्ट्रीज़ के मैं कई उनके नोटिफिकेशंस देख रहा हूँ कि लगातार जो यूट्यूबर्स हैं, जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन पर भी शिकंजा कसने की कोशिश है कि अब कोई अपनी माइक आईडी जारी नहीं कर पाएगा, जैसे ये हमने माइक आईडी अपना दिया है, कोई ऐसा नहीं कर पाएगा, उसको रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी होना पड़ेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है सरकार के पास होनी पड़ेगी। तो तमाम तरीके के रिस्ट्रिक्शंस इस तरह के केसेस के ज़रिए लाने की कोशिश हो रही है कि हमको जो है रोक दिया जाए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब हमारे आदरणीय ब्रह्मांड नायक प्रधानमंत्री और एक और हमारे गृह मंत्री जो हैं वो बैठ के बातें करते होंगे तो क्या बातें करते होंगे। एक दबंग मूवी है, आपने उसमें डायलॉग देखा होगा, जब सोनाक्षी सिन्हा को सलमान खान प्रपोज करने जाता है या कुछ सीन है उसमें, वो घड़ा बना रही है तो वो कहती है कि कुछ वो प्रेम से कुछ कहता है उसको, तो वो लड़की कहती है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। तो मैं सोचता हूँ ये दोनों लोग बैठ के क्या बातें करते होंगे। तो ये कहते होंगे कि मीडिया से डर नहीं लगता साहब, सोशल मीडिया से लगता है। तो मीडिया से उनको डर नहीं है, मीडिया जो है वो सब कंट्रोल्ड है। एक एक व्हाट्सएप से इंस्ट्रक्शंस आते हैं, एक एक चीज़ बताई जाती है आपको क्या करना है। तो सोशल मीडिया उनके, क्योंकि विदेशी कंपनियां हैं, थोड़ा बाहर के लोग हैं, जातिवादी चरित्र नहीं है उनमें। जो भारत के जो हेड हैं उन कंपनियों को करने वाले वो क्लियर कट कास्टिस्ट लोग हैं। हमारा सीधा आरोप है उनके ऊपर कि आप जातिवादी हैं, क्योंकि आपने साबित किया कि आप जातिवादी हैं, आपके एक्शंस में वो साबित हुआ है। तो ये मुश्किल है कि कल को जब बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तब हमें अपने पुरखों से ही प्रेरणा मिलती है कि संत रविदास जूता बनाते हुए अपनी वाणी के दोहे दोहराते थे, ज्ञान की बातें करते थे। हम भी अपना काम करेंगे और बातें दोहराएंगे। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले प्रभात फेरी निकालते थे, पोस्टर बना के चिपकाते थे, नाटक करते थे। हम भी कुछ नए तरीके ढूंढ लेंगे, हम भी कुछ नए इजाद कर लेंगे चीज़ें। सदियों की लड़ाई है, बंद होने वाली नहीं है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें जो मशाल है, एक आदमी दूसरे को पास करता रहता है, एक आदमी फिर किसी और को पास करता है। तो जो एंटी कास्ट मूवमेंट है,
जो अम्बेडकर जर्नलिज्म की जो लड़ाई है, जो काम है, वो इसी तरह से मशाल एक दूसरे को पास करते रहना है। ये दौड़ लगातार जारी रहेगी जाति के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, और हम नए नए तरीके ढूंढते रहेंगे। जब कुछ बंद होगा तो कुछ और हम ईजाद कर लेंगे। हार मानना हमारी फितरत में नहीं है। फाइटर कौम है, मरे हुए जानवर का कई दिन पुराना मांस खा के मेरे पुरखे जिंदा रहे हैं, भूखे रहे हैं। गंदा पानी, डर्टी वाटर जो है उसको पी के भी उनका इम्यून सिस्टम ठीक रहा। वो बहुत फाइटर लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं। हम भी लड़ेंगे, काम करते रहेंगे और इस देश को बेहतर बनाने की कोशिश लगातार जारी रहेंगे। आपने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि मेरी बातों से शायद आपको एक समझ बनाने में आसानी हुई होगी। आपके कुछ सवाल होंगे तो उनका जवाब दूंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का और साउथ कैंपस के हिंदी विभाग का, पत्रकारिता विभाग का बहुत बहुत शुक्रिया। शिवराज सिंह बेचैन साहब नहीं हैं, अगर वो होते तो शायद मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर नहीं बोल पाता क्योंकि मैं अपने सीनियर लोगों को बहुत अपने आप के लिए एक प्रेरणा मानता हूँ कि ये हमारी बहुजन संपत्ति हैं। दीज पीपल आर द एसेट्स ऑफ आवर कम्युनिटी, जिन्होंने अपने आप को साबित किया। उनको अध्यक्ष बनाने के, जबकि वो डिज़र्व थे, उनका पद उनको दिया जाना चाहिए था, वो डिज़र्विंग कैंडिडेट थे, उसके बावजूद उनको नकार दिया गया। और हम लोग जब दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आज मुझे उनका यहाँ पर देखना एक विभागाध्यक्ष के तौर पे गर्व से भरता है। उस संघर्ष को भी याद कराता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जिन चीज़ों पर हमारा हक है, हम डिज़र्व करते हैं, हम किसी का हक भी नहीं मार रहे, उसके लिए भी हमें लड़ना पड़ता है। लेकिन हम लड़ेंगे और ऐसे ही अपने हक लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय भीम, जय भारत।